जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस अकेडमी के पॉडकास्ट जीके विद जौहर में मैं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर स्वागत करता हूं। हम वन लाइनर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम 20 से 25 मिनट का एपिसोड बनाएंगे, जिसमें जितने भी बिंदु हैं जो परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, हम सारा कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय इतिहास से। इसमें हम प्राचीन भारत के चैप्टर में से भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जितने भी है 20-25 मिनट का अध्याय पड़ेगा, सारी के सारी महत्वपूर्ण बिंदु हम कवर कर लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस एपिसोड को। दोस्तों, साहित्यिक साक्ष्य की बात करें अगर हम, तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। पुरालेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन करता है और ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। धार्मिक साहित्य की बात करें तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं, शाकलायन, आश्वलायन, मांडुकायन, शांखायन एवं वाष्कलायन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जिसे सावित्री भी कहते हैं, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। ये मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें मात्र 75 ही नहीं हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जैमिनीय, रामायणीय तथा कौथुमीय। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद्य दोनों ही रूपों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल और मैत्रायणी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं हैं माध्यान्ह संहिता तथा कानव संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद को। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएं तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शैनिक और पिप्लाद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद इस प्रकार से हैं, ईशावास्य, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न,
ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशितकी एवं मैत्रायणी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई। प्रमुख आरण्यक हैं ऐत्रेय, सांख्ययन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, तवलकार। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। पुराणों की संख्या 18 है। रामायण आदि काव्य है। इसकी रचना 2वीं शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत, इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या शतसहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। सूत्र साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र, ऐसे सूत्र जिसमें नियमों और विधियों का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। चलिए अब हम जानेंगे ईस्वी पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य रचित साहित्य के बारे में। आपको बता दें कि ये पॉडकास्ट अल्फा डिफेंस करियर अकेडमी किशनगंज बिहार की तरफ से आपको सुनाया जा रहा है, ताकि आप अपने परीक्षा में रहें सबसे आगे और जल्द से जल्द आप अपनी नौकरी को हासिल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला भाग, ईस्वी पूर्व 600 से लेकर 300 ईस्वी पूर्व के मध्य रचित साहित्य। श्रोत सूत्र, वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण तथा उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान ऋग्वेद के 2 श्रोत सूत्र आश्वलायन एवं सांख्यायन में है। यजुर्वेद के कात्यायन में है। आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज तथा वैखानस और सामवेद के लाटयायन, ब्रह्मयायन एवं आर्षय तथा अथर्ववेद के वैतान से मिलता है। ये श्रोत सूत्र के बारे में। गृह सूत्र, गृहस्थ आश्रम से संबंध, धार्मिक अनुष्ठान से संबंध। प्रमुख गृह सूत्र सांख्यायन, अश्वलायन, बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पराशर, गोभिल, खादिर एवं कौशिक हैं। धर्मसूत्रों में वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, वियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण आदि मौजूद है। प्रमुख धर्मसूत्र वशिष्ठ, हारीत, आपस्तंभ, बौधायन, गौतम आदि हैं। धर्मसूत्रों से ही कालांतर आदि में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। स्मृति ग्रंथों का विकास धर्मसूत्रों से हुआ। ये एक परीक्षा उपयोगी पॉइंट है। अगला है शुल्व सूत्र। शुल्व का तात्पर्य है नापने की दूरी। इसमें यज्ञ की वेदियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान का परिचायक है। षड दर्शन, उपनिषद के दर्शन को भारतीयों ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे षड दर्शन कहा जाता है। षड मतलब 6। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित विचारों का वर्णन है। जो षड दर्शन हैं वो हैं मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, सांख्य और वैशेषिक। स्मृतियाँ, वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है।
मनुस्मृति के भाष्यकार क्रमशः हैं मेघातिथि, भारूची, कुल्लुक भट्ट तथा गोविंदराज। याज्ञवल्क स्मृति के भाष्यकार क्रमशः हैं अपरार्क, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर। अब हम आगे बात करेंगे लौकिक साहित्य के बारे में। दोस्तों, हमारी जो आपको मटेरियल मिल रहा है, आप इसे पढ़ करके, आप इसे सुन करके, याद करके आप बीपीएससी के लेवल की परीक्षाओं में आराम से अच्छे नंबर ले सकते हैं। चलिए, अगला जो है टॉपिक है वह है लौकिक साहित्य। उससे संबंधित जो वन लाइनर है हम उसे कवर करेंगे। लौकिक साहित्य के अंतर्गत दोस्तों ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया जाता है, जिनसे भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। कौटिल्य के चाणक्य, कौटिल्य जो चाणक्य ने लिखा था, तो कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिका, गार्गी संहिता और पंतजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। गार्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष का बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित, वाक्पति राज का गौरवाहो, विल्हन का विक्रमांक देवचरित, पद्मगुप्त का नवसहसंक चरित, जयानक का पृथ्वीराज विजय आदि उल्लेखनीय है। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। दोस्तों, विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके विवरण से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशियों के विवरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, यूनान और रोम के लेखकों का विवरण। दूसरा, चीनी यात्रियों के वृत्तांत तथा तीसरा, अरब यात्रियों के वृत्तांत। यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण। पहला है हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के ग्रीस फारस संबंधों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलेमी 2वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास 150 ईस्वी में भूगोल नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना 1वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का विवरण दिया गया है। अब हम जानेंगे चीनी यात्रियों के वृत्तांत के संबंधित वन लाइनर के बारे में। दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान, सुंगयुन, हुएनसांग तथा इत्सिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका कार्यकाल 375 से लेकर के 415 ईस्वी है, इनके समय में ये भारत आया था। फाहियान ने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने मध्य देश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फाहियान भारत में 12 वर्षों तक रहे। सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था। उन्होंने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। वेनसांग, इसे युवा नौचांग के नाम से भी जाना जाता है। ये हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी के आसपास भारत आए थे। ये 16 वर्षों तक भारत में रहे। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। वेनसांग की जीवनी हुई ली ने लिखी थी। ये वेनसांग का मित्र था।
यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। अब हम जानेंगे अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। दोस्तों, अल्फा डिफेंस केयर एकेडमी की तरफ से ये पॉडकास्ट आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। अल्फा डिफेंस केयर एकेडमी में यूनिफॉर्म पहनने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सब के लिए फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी करवाई जाती है। कैंपस के अंदर ही रहने की व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो क्लासेस होती हैं वो इंटरेक्टिव बोर्ड पे होती हैं और क्लास कम्प्लीटली डिजिटल है। सारे क्लास का लाइव टेलीकास्ट होता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके लिए रहती है। फिजिकल के लिए हमारे यहाँ इंडोर हॉल है जिसमें हर मौसम में प्रैक्टिस करने की सुविधा है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। अरब यात्रियों के वृत्तांत के बारे में हम जानेंगे। अरबी लेखकों में अल बरूनी, अल बिलादुरी, सुलेमान, अल मसूदी, हसन निज़ामी, फरिश्ता, निज़ामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक की कृतियों से भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अल बरूनी, इनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी था। इनका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ये अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। इब्न खुर्दाव, इसने 9वीं शताब्दी के ग्रंथ किल्बुल मसालिक वल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है। अल मसूदी, इन्होंने अपने ग्रंथ मुरूरुज ज़हब में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। सुलेमान के विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मीर मोहम्मद मासूम, इनके तारीख़ हिंद से सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक। आइए हम बात करते हैं अभिलेख के बारे में। दोस्तों, अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हिती नरेश सुब्बी लिमा तथा मितन्नी नरेश मथी ऊजा के बीच संधि का उल्लेख है। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य के नाम मिलते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि तिथि रहित अभिलेख है, इसमें कलिंग राज खारवेल के बारे में जानकारी दी गई है। जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख, इसमें रुद्र दामन के बारे में और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी दी गई है। नासिक अभिलेख में गौतमी, बलश्री, सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख बताता है समुद्रगुप्त और उनकी दिग्विजयों के बारे में। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। मंदसौर अभिलेख से हमें पता लगता है मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के बारे में जानकारी देता है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त और हूणों पर विजय का विवरण मिलता है। देवपारा अभिलेख से बंगाल शासक विजयसेन के बारे में जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख से हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। बालाघाट कार्ले अभिलेख, इससे सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। अयोध्या अभिलेख से शुंगों की उपलब्धियां का पता लगता है। भरहुत अभिलेख से शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित होने का पता लगता है। और अंत में है ऐरन अभिलेख, जिससे भानुगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के ऐरन अभिलेख
सेनापति भानुगुप्त के द्वारा जो बनाई गई थी उनसे मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों का जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मुद्रा के बारे में। यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही मिलती है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के यानी कि पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें कारशापन, पुराण, धर्म और शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई हैं। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा किया है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में। यहाँ पे हमने सारा वन लाइनर कवर कर लिया है। इसको अगर आपने याद कर लिया, इस एपिसोड को आप 2 बार 3 बार सुनिए। कहीं भी आप आते हैं, जाते हैं कोचिंग के लिए या कहीं एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, इस पॉडकास्ट को आप बार बार सुनिएगा जब, तो आपके माइंड में सारा ये चैप्टर कंप्लीटली आप एब्जॉर्ब कर लेंगे और परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर लेंगे आप। हमारी ईश्वर से ये अनुरोध है, दुआ है कि आपको आपके लक्ष्य में सफल बनाएं और आप अपने ड्रीम जॉब को हासिल कर सकें। विदा लेता हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। उससे संबंधित सारे बिंदुओं को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।